हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसमें पूछा है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे और जो ब्रिटिशर्स जो बहुत सारे रेगुलेशंस यानी जो नियम लगा रहे थे उसका इन अमेरिकन कॉलोनीज पर क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को हमें एग्जामिन करना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या कारण था और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, उसका क्या महत्व था। फ्रेंड्स, हम वैसे सिर्फ अमेरिका पे काम नहीं कर रहे हैं, हमने चाइना, जापान, यूरोप और इंडिया, इन सभी देशों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, उन सब पे हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल टॉपर्स वर्क के प्लेलिस्ट में जाके आप इसे चेक करें। हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, जो अमेरिकी क्रांति थी, ये 1775 से ओपनली शुरू हो जाती है। ये जो 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, उनके बीच और ब्रिटिश के बीच होती है, जो कि 1775 से शुरू होती है। यह युद्ध जो है 1783 में पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त होता है और इसी के साथ इन कॉलोनीज को स्वतंत्रता मिल जाती है ब्रिटिशर्स से। अमेरिकन लोगों का ऐसा मानना था कि हमें भी सभी वो हक है जो इन इंग्लिशमैन्स को हैं, और ये कॉलोनीज और ये जो ब्रिटिशर्स थे, इन कॉलोनीज को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हमें भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे इंग्लिशमैन को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर जो ब्रिटेन के लोग थे वो ये सोचते थे कि हम इन कॉलोनीज का वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम उसका वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। हम हिस्टोरियंस के व्यूज़ देखते हैं इसके नेचर पे, इतिहासकारों का क्या मतलब अपना ओपिनियन था इसके स्वरूप को लेकर के। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, वो यह मानते थे कि यह क्रांति जो है वो मतलब भगवान के द्वारा मतलब पूर्व निर्धारित थी, ठीक है, और मतलब ऑर्डेन्ड बाय गॉड, ठीक है, मतलब पूर्व निर्धारित थी ईश्वर के द्वारा। और इस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि मानव जाति को और ज़्यादा स्वतंत्रता और उन्हें शांति प्रदान करने वाला था यह क्रांति। अमेरिका एक तरफ जहां स्वतंत्रता और प्रगति का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन जो था वो मतलब उत्पीड़न, है ना, यानी टिरैनी और रिएक्शन का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था। वहीं जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस है दोस्तों, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, वह राजनैतिक और संवैधानिक इश्यूज पर ज़्यादा जोर देते हैं और ब्रिटेन और उनके जो उपनिवेश थे ना, उनके जो कॉलोनीज, उसके रिश्ते पर ये ज़्यादा जोर देते हैं। कौन? इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन। जो प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस थे दोस्तों, जो प्रगतिशील इतिहासकार हैं, वह सामाजिक और आर्थिक कारणों पर बल देते हैं। सामाजिक तौर पर उनका कहना था कि यह जो विद्रोह था ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब ये वर्गों का संघर्ष को दिखाता है, जैसे कि अपर और लोअर क्लास के बीच होता है। और वहीं आर्थिक तौर पर यह आर्थिक संघर्ष को दिखाता है कि जो कॉलोनीज और उनके मदरलैंड के जो बीच जो संघर्ष हो रहा था आर्थिक रूप से, वो इसको दिखाता है। तो ये मानना है प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस का। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके क्या क्या कॉजेस थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे लिए कोई भी सजेशन हो दोस्तों प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं। तो अब हम देखते हैं इसके कारण। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कारणों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत में ये जो कॉलोनीज थी ये बहुत प्राउड फील करती थी कि डैट वी आर अंडर ब्रिटिश, है ना, क्योंकि ब्रिटिश बहुत डेवलप्ड माने जाते थे, तो हम उनके अंडर है ये सोच कर उनको मतलब बहुत प्राउड फील होता था। बट जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए इनका शोषण करना शुरू किया, वैसे वैसे इन अमेरिकन का दिमाग ठिकाने पे आने लगा, ठीक है, कि ये हमें भी नहीं बख्शेंगे। यह जो युद्ध होता है, जब मतलब किंग जॉर्ज ऑलरेडी फ्रेंच और इंडियन से लड़ रहे होते हैं एक दूसरे फ्रंट पे, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो पैसे गवा देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं उन लड़ाइयों में, और उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डेप्ट भी आ जाता है, कर्ज आ जाता है। तो उसे चुकाने के लिए वो क्या करते हैं, वो इन कॉलोनीज पे बहुत सारा टैक्स
थोप देते हैं विदाउट देयर कंसेंट, उनके बिना सहमति के उन पे बहुत सारा बहुत सारा टैक्स थोप दिया जाता है। और इसीलिए बाद में जाकर के ये अमेरिकन से एक स्लोगन भी देने वाले हैं जो था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सो फिर हम देखते हैं कि यही नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि 1764 में शुगर एक्ट इन पे थोप दिया जाता है, जिसकी वजह से जो चीनी था वो अब अमेरिकी जो लोग थे ना वो वेस्ट इंडिया से नहीं मंगवा पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन पर टैक्स लगा दिया है। और यहीं पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उसमें दोस्तों एक बदलाव आता है। पहले जो टैक्स था वो बस ब्रिटिश ऑफिशियल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता था, पर अब ये टैक्स अपने जो खाली खजाना हो चुका है उनका, जो ट्रेजरी उनका खाली हो चुका है दोस्तों, उसको भरने के लिए अब वो टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है, क्योंकि वो हर तरफ लड़ रहे थे। एंड फिर आता है करेंसी एक्ट, जिससे कि वो मार्केट से जो डीवैल्यूड जो पेपर करेंसी थी, जो अवमूल्यित जो पैसे थे, उसे वो मार्केट से हटा रहे थे। और ये भी किसके लिए कर रहे थे? अपने जो लोकल ब्रिटिश मर्चेंट्स और क्रेडिटर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए कर रहे थे, ताकि उन्हें इन अवमूल्यित कॉलोनियल करेंसी से मतलब बचाया जा सके। फिर क्वार्टरिंग एक्ट आता है दोस्तों 1765 में, जिससे ये जो कॉलोनीज थी ये बाध्य हो जाते हैं कि वो अपने घरों में इन ब्रिटिश सोल्जर्स को रहने और खाने दे। इस वजह से लोगों में बहुत गुस्सा हो जाता है, उन्हें बहुत क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि अब बात उनके परिवार पे आ रही है। उन्हें उन जो खूंखार वो जो सैनिक होते थे, ब्रिटिश सोल्जर होते थे, उनको अपने घर में रखना पड़ रहा था। सो इससे वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं इस क्वार्टरिंग एक्ट की वजह से। फिर आता है स्टैम्प एक्ट, जैसे कि स्टैम्प अधिनियम 1765 में। इसके तहत सरकारी दस्तावेजों पे दोस्तों मोहर लगाने की ज़रूरत होती थी, अदरवाइज इसे इनवैलिड कर दिया जाता था। ये टैक्स किन चीज़ों पे लगती थी? जैसे कि कागज़ के सामानों पे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस या जो वसीयत न्यूज़पेपर वगैरह होते थे उन पर लगती थी। फिर आता है टाउनशिप एक्ट, इसके तहत टैक्स लगता है लीड पर, ग्लास पर यानी शीशे पर, चाय पर, इन चीज़ों पर टैक्स लगता है टाउनशिप एक्ट के अधिनियम से। एंड ये जो टाउनशिप अधिनियम लगाती है 1770 में फिर हटा लिया जाता है, लेकिन टी पर ये टैक्स कंटिन्यूड रहता है, इसकी आगे चलकर बॉस्टन टी पार्टी भी इसी की वजह से होने वाली है। 1773 के आसपास टी एक्ट लगता है फिर से, जिसके विरोध में टी एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे टी एजेंट्स रिजाइन कर देते हैं, बहुत सारे अपना ऑर्डर कैंसिल करने लगते हैं। एंड फाइनली 16 दिसंबर की रात को क्या होता है कि लगभग 60 लोग होते हैं जो खुद को मोवाहक इंडियंस बताते हैं, और वो वहाँ का जो हार्बर था, बोस्टन हार्बर, वहाँ पे शिप्स लगी हुई थी जो कि पूरी क्या बोल देंगे, टी से लोडेड थी, ठीक है, उसको वो उस पानी में, नदी में गिरा देते हैं। और वो टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 342 चेस्ट ऑफ टी थी, जिसका कि दाम अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली $800,000 के बराबर का मॉडर्न टाइम में उसे उन्होंने नदी में गिरा दिया। इसी इवेंट को दोस्तों हम बॉस्टन टी पार्टी कहते हैं। एंड इसके विरोध में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करेगा ही, क्योंकि इनका इतना लॉस हुआ यहाँ पे, तो इसके वजह से वो लोग इनटॉलरेबल एक्ट लगा देते हैं, जिसे कि असहनीय अधिनियम भी कहते हैं। ये जो इनटॉलरेबल एक्ट था दोस्तों, इसका मकसद था कि ये जो अमेरिकन जो रिवॉल्यूशन था, ये जो विद्रोह था, इसको दबाना इसका मकसद था। फिर आता है क्यूबेक एक्ट, जिसके तहत जो है ब्रिटिश अपना साम्राज्य कनाडा तक फैला रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का, वो ये है कि इन कॉलोनीज के गुस्से का एक और वजह था, वो था वाणिज्यवाद, दैट इज मर्केंटाइलिज्म। क्योंकि इस समय अगर हम पैरेलल में देखें तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी जो कि इन कॉलोनीज से जा रहा था, और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था वो इनके बाज़ारों में आ रहा था। एंड ये कॉलोनीज एक उनके लिए एक रेडी मार्केट भी थी। सो मर्केंटाइलिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एक कॉज था इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का।
और भी एक्ट हम देखते हैं, नेविगेशन एक्ट जिसको कि नौ परिवहन अधिनियम कहते हैं। इसके तहत उनके जहाज़ों से आसानी से कच्चे माल जो थे ना वो इंग्लैंड पहुंच रहे थे, और साथ ही उधर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, जो विदेशी सामान थे और जो जहाज़ थे वो अमेरिका के पोर्ट पर आ रहे थे। लेकिन साथ ही जो मतलब विदेशी, पहले मैंने जो कहा ब्रिटेन के सेंस में था, पर अब जो अदर जो कंट्रीज है उसके सामान, उसका जहाज अब अमेरिका के पोर्ट पर, अमेरिका के बंदरगाह पर, अमेरिका के तट पर अब नहीं आ सकते थे। मतलब वो ट्रेड नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ नेविगेशन एक्ट। फिर मोलासेस एक्ट आता है 1773 में। मोलासेस को सीरा भी कहते हैं, तो सीरा अधिनियम शायद हम कह सकते हैं इसे। मोलासेस एक्चुअली में एक डार्क सिरप होता है जो मतलब शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है ये। इसके तहत क्या हुआ कि इन कॉलोनीज को अब मजबूर किया जा रहा था कि वो जो महंगी चीनी बिक रही थी मार्केट में, इसे वो खरीदे। ठीक है, और ये चीनी महंगी क्यों हो चुकी थी? क्योंकि ब्रिटेन जो था उस पर टैक्स लगा चुका था। ये सारे हमने देखे कॉजेस थे दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि ये जो 13 कॉलोनीज है ये मिलकर एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनाती है, जिसे कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्यों आयोजित किया गया था? ताकि ये जो इनटॉलरेबल एक्ट पास हुआ था उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर सके। इस वजह से सारे जो कॉलोनियल्स है ये लोग फिलाडेल्फिया में गैदर होते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में, जो कि 1774 में होता है। वहाँ पे ये लोग पिटिशन दायर करते हैं किंग जॉर्ज 3 को, और उनसे कहते हैं कि उन पर जो टैक्स लगाया गया है उसे माफ़ कर दिया जाए। बट जो किंग जॉर्ज 3 थे वो इसे नहीं मानते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड उनका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना उसको भी वो सस्पेंड कर देते हैं। ये जो कॉलोनीज थे ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इन विदेशी सामानों को नहीं खरीदेंगे, हम इनका बॉयकॉट करेंगे। इसी के बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जिसके कि बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड कहते हैं, और एक बैटल ऑफ लेक्सिटॉन भी है। एक बैटल ऑफ साराटोगा भी होता है दोस्तों, जो कि 1777 में हुआ था। इसमें अमेरिका जीत जाता है। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ कॉनकॉर्ड एंड लेक्सिटॉन। तो ये अप्रैल 1975 में जो होता है, ये जो ब्रिटिश लोग थे ये बॉस्टन की तरफ मार्च करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैसाचुसेट्स में उनका जो आर्सेनल था उस पर ये कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो वो उधर उसकी तरफ मार्च करते हैं। लेकिन जो सैनिक थे इनके अमेरिकन के, जो लेक्सिटॉन और कॉनकॉर्ड में थे, वो इन ब्रिटिशर्स को रोकते हैं और उन पर हमला करते हैं। एंड ये लोग इतने अच्छे से फाइट करते हैं कि उन ब्रिटिशर्स को पीछे हटने पे वो मजबूर हो जाते हैं। एंड साथ ही आसपास की जगहों पर जितने भी अमेरिकन थे, हज़ारों की संख्या में, वो लोग आसपास के शहरों से उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका थोड़ा अपर हैंड रहा यहाँ पे अमेरिकन का। इन द मीन टाइम जो होता है दोस्तों, उनके जो लीडर्स थे वो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस आयोजित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अब तक जो 13 कॉलोनीज थी वो एकदम जंग लड़ने को अब वो लोग तैयार है दोस्तों। उन्होंने ऐलान कर दिया है इस चीज़ का, और इसके लिए वो जॉर्ज वाशिंगटन को अपना नायक बनाते हैं। साथ ही वो पैसे अब थोड़ा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, अप्रोप्रिएट करना शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी एक नेवी तैयार कर सके, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नेवी बहुत स्ट्रांग थी, है ना। तो उनको कम्पीट करने के लिए, उनसे नेवल तौर पर लड़ने के लिए ये लोग भी अपनी नेवी तैयार करते हैं, और अपनी जो अनडिसिप्लिन्ड जो आर्मी थी, अनडिसिप्लिन्ड जो सेना थी, उसको भी ये लोग तैयार करते हैं। एंड अब जो है ना, इनको ब्रिटिश के अंदर रहकर अब उनको सारे राइट्स नहीं चाहिए। अभी तक वही चाहिए था ना इन्हें, उनके अंडर रह के ही उनको सारे राइट चाहिए थे, लेकिन अब इनका आइडियोलॉजी बदल चुका है। अब इन्हें उसके अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं रहना है, अब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। अब अमेरिकन को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, और इसके लिए थॉमस जेफरसन को अपॉइंट किया जाता है, जो कि एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम दोस्तों इस अमेरिकी रिवॉल्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस रहा, इसका क्या महत्व था, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा। इस अमेरिकी क्रांति ने बहुत ही मजबूती से राइट ऑफ रिवॉल्यूशन का हक
मतलब क्रांति का जो हक है उसको रखा, और साथ ही यह क्रांति फ्रांस और बाकी दूसरे देश जो कि साम्राज्यवादी ताकतों से जूझ रहे थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत बन जाती है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने के बाद ये राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा फैलने लगती है, क्योंकि इस क्रांति में स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी की बात रखी जाती है। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो मुझे लिबर्टी दो या तो मार दो। इन सभी जो चीजें थी, इनकी बातें हो रही थी इसमें, और इन सभी चीजों ने बाकी दूसरे देशों को भी बहुत ज्यादा प्रेरित किया। अमेरिकन ने किंगशिप को एबॉलिश कर दिया और साथ ही अब वहां पे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट की पद्धति शुरू की, जिसका कि टेन्योर जो है, जिसका कि शासनकाल जो है दोस्तों वो 4 साल होगा। और पहली बार पूरी दुनिया ने एक लिखित संविधान का उदाहरण देखा था दोस्तों। और इस क्रांति ने बहुत सारे महान जो लीडर्स थे उनको भी जन्म दिया था, जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड मैनी मोर। इसके साथ ही जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति भी चुना जाता है। सो एट लास्ट हम इस पूरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक कंक्लूजन देख लेते हैं। तो बहुत तरह का करों का थोपा जाना जो था वो इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का कारण बनता है, एक कारण बनता है, जो कि अमेरिकन के राइट का हनन कर रहे थे, जैसे कि स्टैम्प एक्ट था, इंटॉलरेबल एक्ट्स और बहुत सारे एक्ट्स थे। दूसरी तरफ बैटल्स भी हो रही थी, जैसे कि लेक्सिटन, कनकॉर्ड, बंकर हिल, यॉर्कटाउन, इस तरह के। और इन्हीं सब के बीच सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होता है दोस्तों, जिसमें कि थॉमस जेफरसन को चुना जाता है, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नाम का एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। यह अमेरिकी क्रांति ने न सिर्फ साम्राज्यवादी प्रणाली को चुनौती दी, बल्कि कुलीन तंत्र को जो मिलने वाले जो उनके विशेषाधिकार थे, जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, उनको भी चुनौती दी। और इस क्रांति का असर जो है ना सिर्फ अमेरिका में देखने को मिला, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा था दोस्तों। सो ये था हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, सो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो कीप वॉचिंग टॉपर्स वर्क। थैंक यू।